नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है वंदे भारत का। जिस देहरी पर चावल चढ़ाए थे, जिस सांगन में पूजा की थी, जिन क्यारियों में तुलसी उगाई थी, जिस बरामदे में बच्चों की किलकारियां गूंजी थीं, वहां पर अब है तो सिर्फ सन्नाटा। बरामदे में पड़ी हुई खाली कुर्सी दहशत से कांप रही है। ये तस्वीरें हैं जोशीमठ की। उम्मीदों का सारा आसमान खाली हो चुका है। मदद के नाम के सारे बुलंद दरवाजे बंद हो चले हैं। मकानों की दरकती दीवारों का दर्द कानों में शीशे सा घुल रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में सरकारी ऐलान होता है, मकान खाली करो, मकान खाली करो। जिस मकान को बनाने में जेवर बिक गए, जमीन बिक गई, पूरी जिंदगी लग गई, बिना दूसरी जगह बताए सरकारी ऐलान, आशियाने को खाली करने का फरमान सुना दिया जाए तो जिंदगी जीने की आरज़ू टूट सी जाती है। जोशीमठ में इस वक्त यही आलम है। जोशीमठ के लोगों के सामने सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि बेघर होने के बाद वो जाएंगे तो जाएं कहां? कहां पर दर दर की ठोकरें अपने मासूमों के साथ खाएंगे? कहां पर जिंदगी बसर करेंगे? कहां पर अपने बच्चों को रखेंगे? कहां पर अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर जाएंगे? जोशीमठ पर थोपी गई विपदा में सरकारी ऐलान लोगों पर विनाश बनकर टूट रहा है। सरकार ने जोशीमठ के पीड़ितों की जिंदगी की कीमत महज 1.5 लाख रुपए लगाई है। टूटते मकानों, बुझते अरमानों, डूबते सपनों की कीमत सरकार की नजर में सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। नफसा नफसी के इस सालम में उत्तराखंड की सरकार ने दर्द से टूट चुके लोगों के साथ सदी का सबसे बड़ा और सबसे भद्दा मजाक किया है। ऐसा मजाक जिसे भागीरथी भी माफ करने से इनकार कर देती। जोशीमठ के लोगों के लिए फरमान जारी किया गया है, मकान खाली करने का फरमान जारी किया गया है कि छोड़ दें अपने आशियाने को। इस फरमान के बाद दर्द भी है, नाराजगी भी है। समझ में आता है कि आशियाना छोड़ना जरूरी है, लेकिन मुआवजे के नाम पर ऐसा मजाक आखिर क्यों किया गया? कहते हैं कि जब अरमानों पर चोट पहुंचती है तब जज्बातों की बेड़ियां टूट जाती हैं, सब्र का बांध कहीं पीछे छूट जाता है और उठती है एक आवाज जो बड़े बड़े हुक्मरानों को हिलाने का मादा रखती है। नहीं टूट रहे हैं सिर्फ घर, नहीं टूट रहे हैं सिर्फ सपने, नहीं टूट रहे सिर्फ मकान, टूट रही हैं उम्मीदें, टूट रही हैं ख्वाहिशें, टूट रहे हैं अरमान जो जोशीमठ के लोगों ने देखे थे। सरकार की ओर से इन टूटे अरमानों की कीमत तय हुई है। कीमत 1.5 लाख रुपया अभी चिन्हित किए गए हैं और 86 मकान ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा खतरे में है और 723 जो 52 स्वामी हैं उन सबको जो है प्रत्येक परिवार 1.5 लाख रुपए का जो है एक अंतरिम सहायता के रूप में सैंक्शन हुआ है। तो इसमें 50,000 रुपये उनको अपने सामान शिफ्टिंग के लिए, रेशन पानी के लिए अनटाइड फंड के रूप में दिया जा रहा है और जो बाकी जो 1 लाख रुपए है वो उनके जो फाइनल पैकेज बनाए जाएंगे उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। सही सुना आपने, यही कीमत है 1.5 लाख रुपए। इन बेहिसाब गमों की कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपए। यही तो कह रहे हैं कि अब मौसम खराब होने वाला, जब हमारी डेड बॉडियां निकालोगे तब दोगे तुम हमें मुआवजा। किसके लिए दोगे उस मुआवजे को? क्या करेंगे उस मुआवजे का? जब बर्फ गिर के लोग दबने लग जाएंगे उसके नीचे, उस मुआवजा का क्या करेंगे हम? हमने उन्हें तब से चेता रहे हैं कि जल्दी दो जल्दी दो। कब तो इतनी डिले क्यों हो रहा है इसमें? यहाँ की जनता मर जाए, जब यहाँ 5 मिनट बर्फ गिरेगा सारी मकानें दबेंगे, उनकी हमारी डेड बॉडियां निकालेंगे, तब उस पैसे को अपने कफन के लिए रखना कहना सरकार को। मुआवजे के नाम पर पीड़ितों से जो मजाक हुआ है ये अव्वल दर्जे का है, अशोभनीय है, अकल्पनीय है। बहुत दर्द होता है साहब जब बसे बसाए आशियाने को यूं छोड़कर जाना पड़ता है। बड़ी पीड़ा होती है जब सपने टूट जाते हैं। जब ना मिले सही मुआवजा, ना लगे दर्द पर मरहम और न सुनी जाए पीड़ा, तो उठती है आवाज, आता है उबाल कि अब बस और नहीं। एडीएम साहब और सैनी साहब के साथ और हमारे संघर्ष समिति के साथ बात करिए, जो आपका बीच में तय होगा मैं तैयार हूं। लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी फोर्स मंगा के हमारा पतन करना चाहते हैं।
हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। संकटग्रस्त इलाकों को तोड़ने का फरमान सुनाया जा चुका है, लेकिन उस दैत्य बुलडोजर के आगे खड़े हो रहे लोग जिन्होंने कहा है कि जब तक नहीं मिलेगा उचित मुआवजा तब तक नहीं तोड़ेंगे अपने शहरों के आशियाने। छोटे छोटे नाती नतना है, हम कहाँ जाएंगे उनको छोड़ के? है 1.5 लाख को हाथ में रख के हमको जमीन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हमने कहाँ जाना? कहाँ जाएंगे? भूख मरेंगे क्या? रोड में सोना हमने? है? होटल मलारी और होटल माउंट व्यू पर प्रशासन ने बुलडोजर का एक्शन तय किया था, लेकिन उससे पहले ही मुआवजे पर बात अटक गई। प्रशासन को आगे की कार्रवाई रोकनी पड़ी। मांग है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा मिले। पूरा जोशीमठ कोई होटल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे प्रशासन के लोग नहीं बैठे। क्या इतना टाइम नहीं है उनके पास? इतना डिसीजन लेने का, निर्णय करने का वो अधिकारी नहीं है? उनके पास सक्षमता नहीं है? ये क्या ठंड में हम वैसे पूरी रात ऐसे बैठे हैं, अभी भी ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। घर छोड़ने से पहले जोशीमठ के लोग सरकार से मुआवजा चाहते हैं। जोशीमठ के लोगों की यही आशंका दूर करने के लिए प्रशासन ने बैठक बुलाई थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा। प्रशासन लगातार भरोसा दे रहा है कि उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार कह रही है कि यहाँ के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। पूरी तरह से करने के लिए हमारा संकल्प है, हम करबद्ध हैं और वचनबद्ध होकर जो है यहाँ के लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी हो गई है। जोशीमठ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन और सरकार जनता की नाराजगी दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। आज रात पुष्कर धामी जोशीमठ में रुकने वाले हैं ताकि इस गुस्से को शांत किया जा सके। कलेजे पर पत्थर रखकर घर तो खाली कर देंगे, लेकिन जाएंगे कहां? छोड़ देंगे अपना घर, अपना आशियाना, लेकिन कैसे चलेगी आगे की जिंदगी? कैसे बनाया जाएगा नया आशियाना? कैसे ढूंढा जाएगा नया ठिकाना? जोशीमठ की जनता के ये सवाल अब आक्रोश में तब्दील हो चुके हैं। सवाल वही कि आखिर जोशीमठ की नौबत ही ऐसी क्यों आई? किसने ऐसे हालात किए हैं जोशीमठ के? इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन आखिर जाएं तो जाएं कहां, अपना बसा बसाया आशियाना छोड़कर। इन परिवारों ने एक आशियाना बनाया, सोचा कि गुजर बसर करेंगे। कई सपने भी देखे, लेकिन अचानक से सारे सपनों पर किसी ने पानी फेर दिया। इसी आसमान के नीचे रहते हुए कई पीढ़ियां देखी, इन्हीं पहाड़ों को टूटते कटते देखकर बड़े हुए। लेकिन जब जाने का आदेश आया तो इन आंखों से बह निकला अथाह जल। बस हम बैठे रहे, हम यही मरेंगे बस, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक ही जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाई, बस हमारे पास और कुछ भी नहीं है। बस मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का, अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे। किसने सोचा था कि इतना खुरदुरा समा आएगा जो उधेड़ कर रख देगा भावनाओं को, आत्माओं को, सपनों को, अरमानों को, मकानों को। धसे हुए ये घर, फटी हुई ये दीवारें और टूटी हुई उम्मीदें सवाल कर रही हैं कि बताओ हुक्मरानों, क्यों हुआ हमारा ये हाल? क्यों हम बेबस हुए? क्यों हुए हम बेहाल? बताओ, बेघर होने का दंश हम क्यों सहें? क्यों छोड़ दें हम अपनी बसी बसाई बस्ती को? क्यों तड़पता देखें हम अपने मरते हुए शहर को? हमने क्या खता की थी जो हमारे हिस्से में ये सजा आई? बताओ। पहले मशीन इधर चढ़ेगी, घनसबल इधर खोपड़ी पे लगेगी, वरना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नीचे लकड़ी का ढांग है, मेरा पूरा प्लान है नीचे आत्मदाह करने का, अगर ये ज्यादा मेरे को परेशान करेंगे तो। इन परिवारों ने घर बनाया था ये सोचकर कि गुजर बसर करेंगे, सुकून से रह लेंगे, लेकिन उस सुकून में शूल चुप गया है। दर्द से आंखें दरिया हो गई हैं और दिल गमों का समंदर, अथाह पीड़ा का आकाश रच गया है।
जहां पर खेले खाए पले बड़े उन गलियारों को, उन गलियों को, उन गांवों को कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें उन दीवारों को, दरवाजों को जहां जीवन गुजरा? बताओ कैसे छोड़ दें? बस हम बैठे रहे, हम यही मरेंगे बस, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। पहाड़ की अपनी पीड़ाएं हैं, लेकिन यहाँ तो पीड़ाओं का पहाड़ है। नजर के सामने घूमते हैं नजारे, कहाँ खाना बनाते थे, कहाँ खेलते थे, कहाँ सोते थे, दिलो दिमाग में बसी हुई है वो सब यादें। मकान बनाना सिर्फ मकान बनाना नहीं होता, ये भावनाओं का निर्माण होता है। लेकिन जब इस पर चोट होती है तो आदमी असहाय हो जाता है, वो बेबस हो जाता है, वो बेचारा हो जाता है। बस हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेटे रहेंगे, मरेंगे और क्या करना। वैसे भी तो हमने मरना ही है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जो था हमारा घर भी, होटल भी, सब यही है। एक ही है, जिंदगी भर की कमाई हमने इसी पे लगाई बस, हमारे पास और कुछ भी नहीं है बस। एक उम्र हो गई है इसी आकाश के नीचे रहते हुए, इन आंगनों में इन पहाड़ियों को देखते हुए, कटते टूटते इन पहाड़ों को देखते हुए। और अब जब जाने का आदेश हुआ तो इन आंखों से बह पड़ता है अथाह जल। हमारी तरफ से जो मांग थी, जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से एक ही मांग है कि जो भवन तोड़े जा रहे हैं। आदमी बताता है कि हाँ, हमने बताया था कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हमने बताया था कि 6 महीने पहले ही दीवारें चटकने लगी थी। हमने चेताया था कि ठहर जाओ, देवों के इस भूमि को मारने से पहले हमने कहा था कि रुक जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सवाल वही कि बताइए आखिर क्यों? जोशीमठ उदास है, कहीं दीवारें बोलती हैं, कहीं छतें बोलती हैं। दीवारों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। जोशीमठ जो सह रहा है वो असहनीय है। जितनी जरूरत जोशीमठ वालों को छत दिलाने की है, उतनी ही जरूरत इस आपदा से लोगों को उभारने की भी है। कोशिशें कितनी भी हो जाएं, लेकिन क्या इन आंसुओं का कोई जवाब है किसी के पास? सवाल यही। इधर मोदी सरकार 2.0 का अंतिम कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, बैठकें जारी हैं। खबर यह है कि 18 से 25 जनवरी के बीच कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। नए चेहरों को जगह दी जाएगी, चुनावी राज्यों पर फोकस होगा और इसी विस्तार में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की रूपरेखा क्या होगी, यह भी तय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। मंत्रालय में बेचैनी है और गहमागहमी तेज है कि ना जाने अब क्या होगा। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है। बीजेपी पार्टी मुख्यालय से पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमागहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। यही टीम इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोर्चा संभालेगी। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को नई और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसी तरह गुजरात चुनाव के रणनीतिकार माने जाने वाले सीआर पाटिल को भी दिल्ली में अहम भूमिका में लाया जा सकता है। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि नए कैबिनेट में इन राज्यों में होने वाले चुनाव को तरजीह दी जा सकती है। बहरहाल अभी ये तय नहीं कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कौन हटेगा और कौन शामिल होगा। लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी के दफ्तर और मंत्रालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनीति के विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि अंतिम फैसला कौन लेगा ये सिर्फ एक इंसान को पता है और वो है नरेंद्र मोदी।
तो 18 से 25 फरवरी के बीच मोदी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा है और इसी विस्तार से 2024 की रूपरेखा भी तैयार होनी है और इसी के चलते ये कैबिनेट रिशफल बेहद अहम माना जा रहा है। तो कई चेहरों पर नजर है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा भी तेज है, यानी कि जल्द ही नई कैबिनेट हमारे और आपके सामने होगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस बार कैबिनेट के विस्तार में कई मापदंडों के आधार पर चीजें परखी जाएंगी, यानी कि मोदी की ड्रीम टीम कैसी होगी उसकी एक तस्वीर आपको बता देते हैं। सबसे पहले तेज तर्रार नेताओं की संगठन में कमी है, 3 कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट कैबिनेट मंत्री को हटाए जाने की चर्चा जोरों पर है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से प्रतिनिधित्व बढ़ना भी संभव है क्योंकि ये हैं चुनावी राज्य। 5 मंत्रियों का अतिरिक्त प्रभार कम किया जा सकता है। ओबीसी, अनुसूचित जाति और आदिवासी को तरजीह भी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को दिया जाएगा और गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। हिमाचल, दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार का असर इस फेरबदल में नजर आने वाला है और पुनर्गठन में शिवसेना के शिंदे गुट को एक स्थान दिया जा सकता है। जेडीयू के हटने से खाली हुई जगह भी बीजेपी को ही मिलेगी और ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, बहुत जल्द नजर आने वाला है। लेकिन ये तो मोदी के कैबिनेट में फेरबदल की बात हो रही है। दूसरी तरफ असम की राजनीति में भी एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। कांग्रेस ने जिस बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, अब उन्हीं से नाता जोड़ लिया है और बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी का माउथपीस बताया है। असम में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल का साथ लिया था। असम में कांग्रेस को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल का साथ भी छोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी का माउथपीस बताते हुए एआईयूडीएफ से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने असम के धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल को लेकर कहा कि बदरुद्दीन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा से मिले हुए हैं। बदरुद्दीन के विवादित बयानों को लेकर कहा कि उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि अजमल लगातार असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कांग्रेस नेतृत्व का अपमान करने वाली भाषा बोल रहे हैं। बदरुद्दीन का यूपीए से कोई संबंध नहीं है, वे ओवैसी की पार्टी की तरह ही हैं। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ सबसे अस्वीकार्य और बुरी तरह से बेतुकी टिप्पणी की है, जो सरासर मानहानि है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सच है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने पिछला विधानसभा चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ा था। कांग्रेस के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन यह फैसला विश्वास के साथ लिया गया था कि अजमल एक सुसंगत और विश्वसनीय भागीदार होंगे जो राज्य और देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। तो बदरुद्दीन से कांग्रेस ने नाता तोड़ लिया है। अब अगली खबर दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज को लेके, जो कि काशी में मौजूद है, जिसे 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं और उसके बाद गंगा विलास रिवर क्रूज अपने 51 दिन के सफर पर निकल पड़ेगा। इस दौरान 3200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगा ये क्रूज और क्रूज का रूट मैप क्या रहने वाला है, यानी कि कहां-कहां से ये क्रूज गुजरेगा, ये आपको बता देते हैं, क्योंकि ये 32 स्विस मेहमानों को लेकर 27 नदियों से होते हुए भारत के 5 राज्यों को कवर करेगा। इसके साथ बांग्लादेश तक का भ्रमण करने वाला है। ये देखिए, इसकी शुरुआत हो जाएगी वाराणसी से 13 जनवरी को और उसके बाद ये क्रूज आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद पटना क्रॉस करेगा बिहार के, फिर उसके बाद फरक्का आएगा, यहां पर गंगा नदी को क्रॉस करते हुए कोलकाता टच करेगा और कोलकाता पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की हुगली नदी को ये टच करने वाला है। कोलकाता के बाद ये आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा ढाका, कवर करेगा बांग्लादेश को भी और फिर देखिए ये असम का गुवाहाटी और इसके साथ ही डिब्रूगढ़, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी से भी गुजरेगा। तारीख होगी 1 मार्च, यानी कि भारत के 5 राज्य और इसके साथ बांग्लादेश को 51 दिन 3200 किलोमीटर का ये सफर तय करेगा। 27 नदियों से ये क्रूज होकर गुजरने वाला है और इसमें 32 विदेशी मेहमान जो कि डिब्रूगढ़ की यात्रा भी करेंगे,
क्योंकि वहां तक गंगा विलास क्रूज पहुंचने वाला है, जिसे वर्चुअली 13 जनवरी को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। 3200 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा काशी से शुरू होगी और खत्म होगी डिब्रूगढ़ पर। प्रधानमंत्री मोदी 51 दिन के सफर के लिए रवाना करेंगे इस क्रूज को, जो अपने आप में शानदार और लग्जूरियस नजर आता है। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश में करोड़ों का निवेश होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी उद्योगपतियों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। वहीं देश विदेश के कई उद्योगपति भी बड़े निवेश की तैयारी में। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिनों का प्रवासी सम्मेलन खत्म हो गया, जिसके बाद 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इस दौरान पीएम ने मध्य प्रदेश की 3 खूबियां गिनाई। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीएम ने बताया कि भारत विश्व के कई देशों में बहुत अच्छी स्थिति में है। G20 का भी जिक्र किया, इकोनॉमी का भी जिक्र किया। India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. According to Morgan Stanley, India is moving towards becoming the world's 3rd largest economy in the next 4-5 years. International Bank conducted a survey. They found that a majority of the investors preferred India. पीएम ने बताया कि एक निर्णायक सरकार और सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को गति देकर दिखाती है। पीएम ने बीते 8 सालों में रिफॉर्म की स्पीड का जिक्र भी किया। बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। इसके साथ ही पीएम ने बताया कि आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल दिया। पीएम ने सिंगल विंडो सिस्टम का भी जिक्र किया। बताया कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया, जिससे मध्य प्रदेश जुड़ चुका है। पीएम ने कहा, भारत स्मार्टफोन डेटा कंजप्शन में नंबर 1 है, ग्लोबल इंटेक में नंबर 1 है, भारत ITVPN आउटसोर्सिंग में नंबर 1 है। भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में नंबर 1 है, भारत ग्लोबल फिनटेक में नंबर 1 है, भारत ITVPN आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है। भारत एक तरफ गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहा है, वहां तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। 5G से हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर AI तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं, वो भारत में विकास की गति को और तेज करेंगे। साथियों, इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी शांति का टापू है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सचमुच ग्लोबल है। 10 देशों ने भाग लिया। दुनिया के 33 देशों के प्रतिनिधि हैं, 84 देशों के डेलीगेट आए हैं। यहाँ आपके बीच भी 1-to-1 होगा। सीएम बोले, लंदन वालों ने कहा इंदौर की सड़कें तो लंदन से अच्छी हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की स्वच्छ राजधानी है। भारत की जीएसटी में हमारा योगदान है, ये 4.6% है। हमारा एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। एनआरआई समिट के तुरंत बाद इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है।
इससे पहले शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई 6 समिट में 17 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिसमें से जमीन पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट उतरे हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 15 साल में समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में आए निवेश से 2,37,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ज्वेलरी एग्जीबिशन लगी है। इसमें कई राज्यों के सराफा कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। इस ज्वेलरी शो में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के सिक्के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसके कई ऑर्डर अब तक मिल चुके हैं। यूपी के मेरठ में ज्वेलरी एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें देश भर के तमाम सर्राफा कारोबारियों ने अपनी अपनी ज्वेलरी प्रदर्शित की। 3 दिवसीय ज्वेलरी प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक ज्वेलरी प्रदर्शित की गई। इस एग्जीबिशन में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले सिक्के सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, जिसके कई ऑर्डर भी मिल चुके हैं। एक स्टॉल पर चांदी के सिक्के की प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले सिक्के भी थे। वहीं प्रदर्शनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की हीरे जड़ित प्रतिमा ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। ज्वेलरी प्रदर्शनी में रैपिड रेल का मॉडल और मेरठ एक्सप्रेसवे और देवी देवताओं के सोने चांदी और हीरे की मूर्तियां भी देखने को मिली। एक स्टॉल पर 26,298 हीरे लगी एक डायमंड रिंग ने भी सभी लोगों का ध्यान खींचा। इस अंगूठी को विश्व रिकॉर्ड बनाने और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। इसी स्टॉल पर रैपिड रेल, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे और सोने चांदी से तैयार किया गया नए संसद भवन का मॉडल भी शानदार रहा। प्रदर्शनी में चांदी से बनाया गया खेल स्टेडियम भी लोगों को खूब पसंद आया, जो मेरठ की महत्ता को बखूबी दर्शा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस ज्वेलरी शो में 150 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर मेरठ के सराफा व्यापारियों को मिल गए हैं। अब बात सुपर पावर अमेरिका की, जहां पर कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई। हालांकि 4 घंटे 50 मिनट के बाद उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन इस दौरान 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई और करीब 500 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। अमेरिका का एयर सिस्टम फेल, हवाई यात्रा पर फुल ब्रेक, थम गया सुपर पावर। सुपर पावर अमेरिका में उड़ानों पर संकट के बादल छा गए। नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई। फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही हैं या तो कैंसिल कर दी गई। ये अमेरिका के इतिहास की पहली घटना है। फेडरल एविएशन एजेंसी यानी FAA ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल हो गया है, जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि कब ठीक होगा, लेकिन जल्द ठीक करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका के समय मुताबिक सुबह करीब 5:31 पर टेक्निकल फॉल्ट सामने आया है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस खराबी की वजह क्या है। अमेरिका में नॉटम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई। अभी तो फ्लाइट्स दोबारा से शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरा सिस्टम ठीक होने में करीब 2 दिन का समय लगेगा। इस घटना पर अभी तक की कौन कौन सी जानकारी सामने आई, इस खबर से जुड़े हुए पहलू क्या है, आपको वो भी बता देते हैं। क्योंकि अमेरिका का एयर सिस्टम फेल हो गया, यहां पर नॉटम में खराबी की वजह से ये उड़ानें प्रभावित हुई है, यानी कि ऑनलाइन सारा सिस्टम बिगड़ गया और जिसकी वजह से करीब 4,000 फ्लाइट्स लेट हुई और लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें 450 डोमेस्टिक और इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंक्लूडेड हैं जो कैंसिल हुई और करीब 4 घंटे बाद, 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा जब फ्लाइट ऑपरेशंस को दोबारा से शुरू किया गया धीमी गति के साथ। हालांकि माना यह जा रहा है कि हालात सामान्य होने में अभी 2 दिन लगेंगे, यानी कि एरर को रेक्टिफाई करने के लिए 48 घंटे का वक्त लगेगा और एक ही दिन में इसकी वजह से हुआ यह है कि $2 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने साइबर अटैक से इनकार कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से इस पूरे मामले की एक डिटेल्ड रिपोर्ट को तलब कर लिया है। लेकिन अब जरूर वहां यात्रियों ने राहत की सांस ली है 4.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद। अगली खबर नेपाल से। नेपाल में सरकार बनाते ही पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। प्रचंड का झुकाव कई मौकों पर चीन की तरफ देखने को मिला है और इसीलिए यह पहले से ही तय माना जा रहा था कि प्रचंड भारत विरोधी बातें करेंगे, लेकिन वो अपना रंग इतनी जल्दी दिखाना शुरू करेंगे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
नेपाल के नए पीएम प्रचंड ने कल बहुमत साबित किया है और आज भारत विरोधी ऐलान कर दिया। चीन के करीबी माने जाने वाले प्रचंड ने नेपाल में भारत विरोधी हवा को रोक देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मौजूद लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक नेपाल का है, जिसे वो वापस नेपाल में मिलाएंगे। बता दें कि चीन से करीबी बढ़ाने के चक्कर में नेपाल कई बार इस तरह के उटपटांग दावे करता रहा है। कोहली के प्रधानमंत्री रहते भी इस तरह की बयानबाजी की जाती थी। नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ, जिसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को नेपाल से मिलाने का वादा किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि भारत ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। खास बात यह है कि जिन इलाकों पर नेपाल कब्जा जमाना चाहता था, उन इलाकों को साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नेपाल सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, स्वयंप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल के इस प्रोग्राम के तहत भारत तो प्रचंड सरकार के निशाने पर है, लेकिन चीन सीमा से जुड़े किसी विवाद को लेकर उसमें जिक्र तक नहीं है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में ये जरूर कहा गया है कि नेपाल सरकार भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संतुलित राजनयिक संबंध बनाना चाहती है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि नेपाल की दहल सरकार सबसे दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं करने वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी। भारत को आजादी मिली तो पाकिस्तान और चीन से विवाद शुरू हो गया, लेकिन नेपाल के साथ ऐसा कभी नहीं था। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेपाली नेता विवाद को जन्म देते रहते हैं, जिसकी शुरुआत 2019 में तत्कालीन पीएम केपी ओली की तरफ से की गई। पूरा विवाद क्या है, ये भी आप विस्तार से समझिए और कौन सा वो मुद्दा है जिसके बाद नेपाल विवाद को जन्म दे रहा है। 2019 से नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। 2019 में भारत ने अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसकी वजह से मिर्ची लगी। नेपाल के तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली ने इसे लेकर इस नक्शे के जारी होने के बाद अपना विरोध जताया और नेपाल ने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया। उससे पीछे नहीं हटा नेपाल। 2020 में जो जारी नक्शा है उसमें तीनों हिस्सों को भारत का हिस्सा बताया गया और इसी को लेकर नेपाल को दिक्कत थी। भारत के नक्शे के खिलाफ केपी ओली सरकार ने अपना नक्शा जारी कर दिया उसका जवाब देने के लिए, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी साथ ही लिपू लेक को नेपाल में अपनी सीमा के अंदर यानी कि अपने दावे के साथ, नक्शे के साथ पेश किया और ये एक बड़ी वजह रही जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। अगली खबर है प्रिंस हैरी को लेकर, जिनकी आत्मकथा जिसका नाम है स्पेयर, इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्रिटेन में पहले ही दिन 4 लाख कॉपी इसकी बिकी और इस किताब ने लॉन्च से पहले ही चर्चा बटोरी हुई थी। इसको लेकर कई विवाद भी सामने आए थे। ब्रिटेन के शाही परिवार के कई राज और विवाद इन दिनों एक किताब के जरिए चर्चा में है। ये किताब प्रिंस हैरी की आत्मकथा है, जिसका नाम स्पेयर है। स्पेयर को खुद प्रिंस हैरी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर शाही परिवार छोड़ने तक की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। स्पेयर में प्रिंस हैरी ने अपनी 2017 में भारत यात्रा के दौरान की भी एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्नी मेगल को ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाने से मना किया गया था, क्योंकि 1992 में प्रिंस हैरी की मां प्रिंसेस डायना भारत आई थी और उन्होंने ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाई थी। उनकी ये फोटो बहुत फेमस हुई थी। प्रिंस हैरी नहीं चाहते थे कि मेगन भी ऐसी ही फोटो खिंचवाए, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि मेगन डायना की नकल कर रही हैं। प्रिंस हैरी ने आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी मेगन को लेकर बात चल रही थी, जो इतनी बढ़ गई कि उनके बड़े भाई विलियम ने उन पर हमला किया था। उन्होंने कॉलर पकड़कर फर्श पर उन्हें पटक दिया था। 2005 में एक पार्टी में नाजी यूनिफॉर्म पहनने को लेकर हुए विवाद को लेकर कहा कि वो यूनिफॉर्म प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने ही पहनने को कहा था। आपको बता दें कि ब्रिटेन और नाजी जर्मनी का इतिहास ऐसा है कि प्रिंस हैरी के नाजी यूनिफॉर्म पहनने पर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना था।
इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान में 25 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके बाद हैरी की आलोचना भी हो रही है। उनकी इस बात को लोग सैनिक स्पिरिट के खिलाफ बता रहे हैं। प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा को अपनी पत्नी मेगन, अपने बच्चों और अपनी मां को डेडिकेट किया है। हैरी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने अपनी मां डायना से बात करने के लिए मनोवैज्ञानिक से मदद ली थी। इन तमाम विवादों का अब स्पेयर को फायदा मिल रहा है। बुक लॉन्च के पहले दिन ही 4 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं, जिसके साथ ही स्पेयर ने सबसे तेजी से बिकने वाली नॉन फिक्शन बुक बनने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। शाही परिवार के राज खोलने वाली इस किताब के कई हिस्से पहले ही लीक हो चुके हैं, जिस वजह से लोग किताब पढ़ने के लिए उत्साहित हैं। यही वजह है कि किताब खरीदने के लिए बुक स्टोर्स पर लंबी लाइनें लगी हैं। इस किताब की कीमत 2,778 रुपए रखी गई है, लेकिन ये बुक स्टोर पर आधे दाम पर बिक रही है। इस किताब के लिए प्रिंस हैरी को पेंगुइन रैंडम पब्लिशिंग हाउस से 164 करोड़ मिले हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डील का फायदा उठाने के लिए पब्लिशिंग हाउस को इस किताब की 13 लाख प्रिंटेड कॉपी बेचनी होगी, साथ ही 4 लाख ई बुक की भी बिक्री करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिकेशन ने प्रिंस हैरी के साथ 4 किताबों की डील भी की है। स्पेयर के अलावा एक किताब को वो अपनी पत्नी मेगन के साथ लिखेंगे। बाकी की 2 किताबों में वो एक किताब लीडरशिप और दूसरी मानव कल्याण पर होगी। बता दें कि प्रिंस हैरी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं। उन्होंने 2020 में अपनी पत्नी के साथ ब्रिटिश राज परिवार को छोड़ दिया था। और इसी खबर के साथ आज के वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।